चैनल एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। एंड अगर अभी तक आपने जो है पार्ट 3 नहीं देखे हैं इस सीरीज के, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पार्ट 3 एक बार कवर कर लीजिए ताकि आपको बेटर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग आ जाए इस टॉपिक की। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अभी तक जो हमने देखा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए, कैसे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया हमारी कंट्री में। एंड उसके बाद हमने रेगुलेटिंग एक्ट्स देखे थे, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1853, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है। एंड देन उस गुड गवर्नेंस के एक्ट के बाद उसको मॉडिफाई करने के लिए और उसमें जो खामियां थी उसको कवर अप करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ काउंसिल्स एक्ट्स बैक टू बैक पास किए, और जिसमें हमने कवर किया था काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड देन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड 1909। सो हमने इसके साइलेंट फीचर्स भी कवर कर लिए हैं लास्ट सीरीज में। एंड आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडियंस को भी रियलाइज हुआ कि नाउ ब्रिटिशर्स नो कि हम लॉन्ग टर्म में इंडिया पे कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द इंडियन अवेयरनेस एंड देयर एजुकेशनल स्किल्स। एंड एक 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 सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था जो काफी एजुकेट हो चुका था, एंड दे रियली वांट कि इंडिया को फ्रीडम मिले। एंड कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी रियलाइज हो गया था। एंड दैट्स व्हाई ऑन 20th ऑफ अगस्त 1917 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया में कंट्रोल करने का, इंडिया में रूल करने का, वो ये है कि नाउ दे विल इंट्रोड्यूस अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। एंड ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में होगी, ये इंडियंस के द्वारा ही होगी। इसमें ब्रिटिशर्स का रोल नहीं रहेगा, ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे। सो देयर विल बी ए गवर्नमेंट फॉर इंडिया एंड बाय इंडियंस। सो ये इन्होंने अपना माइंडसेट काफी क्लियरली रिफ्लेक्ट कर दिया था 1919 में। सो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया, इसको फिर इनेक्ट किया गया, और ये जो रियल ग्राउंड में जो एग्जीक्यूट हुआ वो 1921 में हुआ। एंड मेन रीजन यहाँ पे इसलिए भी था क्योंकि 1919 में काफी ड्रास्टिक चेंजेस हुई थी इंडियन पॉलिटीज में। गांधी जी का अराइवल हो चुका था एंड बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो चुकी थी। सो कहीं ना कहीं एक स्टेबल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था इंडियन की हिस्ट्री में। एंड नाउ यही डिफरेंस था अर्ली नेशनलिस्ट और इस टाइम के नेशनलिस्ट में, कि अगर मैं 1900s की बात करूं, 1905 एंड अर्ली 19s की, सो एट दैट टाइम वहाँ पे काफ़ी एग्रेशंस था इंडियन पॉलिटीज़ में नेशनलिस्ट के द्वारा। एंड अब जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से जो है मॉडरेट्स वापस आ जाते हैं इंडियन हिस्ट्रीज में। सो जो एक्सट्रीमिस्ट का फेस था वो भी काफ़ी ख़त्म हो चुका था। एंड जब जहाँ से मॉडरेट्स की बात आती है, एंड मॉडरेट्स में भी आई एम इंक्लूडिंग गांधी जी इन द मॉडरेट्स, क्योंकि वो भी काफ़ी अगेंस्ट थे वायलेंस के, जस्ट लाइक मॉडरेट्स। सो यहाँ से मॉडरेट्स का फेज चालू हो जाते हैं। नाउ दे बिलीव इन थ्री पीस पॉलिसीज, एंड दैट्स कवर द पिटिशन, प्रेयर एंड एट लास्ट जब दोनों ही फेल हो जाते हैं, देन स्टार्ट फॉर द प्रोटेस्ट, एंड देन वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते थे। सो ब्रिटिशर्स को भी ये रियलाइज हो रहा था लॉन्ग टर्म में कि हमारे ऊपर काफी इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, बिकॉज अब कहीं भी वायलेंस नहीं हो रहा है इंडिया में इतना, एंड दे आर साइलेंटली प्रोटेस्टिंग फॉर देयर राइट्स। एंड इस एक्ट को जो है मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, जस्ट लाइक द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। सो जो मॉन्टेगो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एंड चैम्सफोर्ड जो थे लॉर्ड उस टाइम के वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। एंड कुछ खासियत डिस्कस कर लेते हैं, फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं इस एक्ट की। सबसे पहले इस एक्ट का जो सबसे बड़ा फायदा यही था कि जो अभी तक हो रहा था, वॉइसरॉय एज अ सोल पर्सन टू कंट्रोल द इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब ऐसा नहीं रहा। उन्होंने काफी हद तक डाइल्यूट कर दिया था सेंट्रल कंट्रोल को बाय गिविंग सम पावर्स टू द प्रोविंसेस। एंड यहाँ से उन्होंने एक सेपरेट लेयर्स डिमार्क कर दी थी सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए, बाय गिविंग देम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे उन पे वही रूल
करेंगे एंड वही अपने लॉज और रूल्स पास आउट करेंगे। स्टिल लाइक कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने बोला कि कंप्लीट डिमार्केट नहीं हुआ है, लाइक कुछ सब्जेक्ट्स थे जो ट्रांसफर किए गए थे सेंट्रल लेजिस्लेचर को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, उन्हीं सब्जेक्ट्स पे वो लोग काम कर सकते थे। एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी उन्होंने फर्दर बाइफर्केट कर दिया दो में, लाइक द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स एंड द रिजर्व सब्जेक्ट, जैसे अभी इंडियन करंट गवर्नमेंट में होता है, लाइक देयर इज अ स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड अ रिजर्व लिस्ट, लाइक जिसको हम कंकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे उस पे डायरेक्टली गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करता था और अपनी मिनिस्टर्स की वो हेल्प लेता था, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो सोल डिसीजन ऑफ द गवर्नर होता था। गवर्नर अपने नॉलेज के बेसिस पे और अपनी पावर्स के बेसिस पे उस पे रूल्स बनाता था। एंड जो ये ड्यूल स्कीम है जहाँ पे सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिमार्केट किया, इस ड्यूल स्कीम को जो है डायरकी कहा जाता है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डायरकी कब इंट्रोड्यूस की गई थी इंडियन पॉलिटी में। सो द आंसर वुड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। बट मेन प्रॉब्लम ये आ गई थी कि ये जो ड्यूल स्कीम्स थी ये काफ़ी अनसक्सेसफुल हो गई थी। इसका मेन रीज़न ये भी था द अवेयरनेस ऑफ द इंडियन पीपल, क्योंकि काफ़ी एजुकेट हो गए थे, वो समझ चुके थे कि इससे कुछ नहीं होना। नाउ दे डोंट वांट डोमिनियन स्टेटस, दे वांट अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। उन्हें प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी चाहिए एंड सेंट्रल सब्जेक्ट्स भी चाहिए। नाउ वो खुद कंट्रोल करना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी को। एंड जैसा बताया मैंने कि जब डायरकी आ गई, तो डायरकी की वजह से ही जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन हिस्ट्री में, दैट्स बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मींस कंप्लीट लेजिस्लेचर का डिवीजन हो गया था। देयर विल बी सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड देयर विल बी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव। एंड फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन भी हुए इंडिया में। एंड इस बाइकैमरलिज्म को ही अपर हाउस एंड लोअर हाउस में बाइफर्केट किया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ओके एंड अभी तक जो था नॉमिनेशन का प्रोसेस हुआ करता था ना, नॉमिनेशन को हटा के अब जो है इंडियन हिस्ट्री में डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स थे उनको डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनाया गया। अभी तक जो हमने देखा कि 1909 में कम्युनल हार्मनी को हिट करने के लिए एक सेपरेट रूल निकाला ब्रिटिशर्स ने, जहाँ पे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी। तो यू नो उसी कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए ब्रिटिशर्स ने उसको और एक्सटेंड कर दिया। एंड नाउ नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम्स बट ऑल्सो फॉर द इंडियन क्रिश्चियंस, सिख्स, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, इनको भी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया इंडियन इलेक्शंस में। सो अगेन सबको राइट नहीं दिया गया था, दो द राइट ऑफ इलेक्शन में जो वोटिंग का राइट था वो डायरेक्ट इलेक्शंस हुआ करते थे, लेकिन सबको वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे। एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल थे, एक लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल से, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में से जिसको भी चूज किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना दे हैव यूज्ड टू पे टैक्स, और कितनी एजुकेशन उन्होंने ले रखी थी। सो इस लिमिटेशन की वजह से काफी जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पीपल थे वो हट चुके थे इलेक्शन से। उनका कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं था इलेक्शंस में, तो वो अपने पसंद के मिनिस्टर्स और जो भी काउंसिल्स के पीपल्स उनको नहीं सिलेक्ट कर पा रहे थे। नाउ इसी एक्ट में एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। दो ये इंडिया के लिए हाई कमिश्नर था, बट जो इसका ऑफिस था वो लंदन में था। एंड इसी एक्ट में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया, और पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी सेट किया गया 1926 में, ताकि सिविल सर्वेंट्स को जो है इंडिया में रिक्रूट किया जाए, जो पहले लंदन में हुआ करता था। एंड फर्स्ट टाइम यही हुआ कि बजट को है उसको सेपरेट किया गया, जो प्रोविंशियल बजट था उसको सेंट्रल बजट से। एंड प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट बनी थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था, उनको भी पावर दी गई कि वो अपने बजट को खुद इनेक्ट कर सके और खुद फ्रेम कर सके। एंड ये जो सारे चेंजेस लाए गए, इसका मेन जो फोकस था, मेन जो उसका रीजन था वो यही था कि जैसे उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव में क्लेरिफाई कर दिया था कि वो एक ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करेंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। सो इसलिए ये जो एक्ट लाया गया ये 10 साल के लाया गया, कि 10 साल तक हम एक बार ट्राई करते हैं कि हाउ द इंडियन फंक्शनरीज विल फंक्शन, और क्या चेंजेस आते हैं और क्या प्रॉब्लम्स फेस करी जाती है, एंड उस बेसिस पे हम फिर इसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे। तो ये जो एक्ट था ये 10 ईयर के लिए पास किया गया। लेकिन
जैसा पास्ट में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स कभी अपने वर्ड्स पे स्टिक नहीं रहे। सो दो दिस इज फॉर 10 years, बट उससे पहले ही जो है हमारे देश में साइमन कमीशन ला दिया गया था। एंड द मोस्ट आयरनी इन दैट कि इंडियंस के रूल बनाए, इंडियंस उसको रेगुलेट करेंगे, राइट। बट उनको जो जज करने के लिए कमीशन बैठाया उसमें कोई भी इंडियंस नहीं था, तो साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। सो एक फॉरेन के लोग आएंगे इंडिया में एंड वो डिसाइड करेंगे कि हाउ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज फंक्शनिंग। सो दैट्स वाई उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया साइमन कमीशन को, और काफी क्रिटिसाइज किया गया उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये काफी गलत हो रहा है। एंड ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जब कोई फॉरेनर्स आएंगे वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया में इंडियन एडमिनिस्ट्रेट करे। सो दैट्स वाई साइमन कमीशन ने भी नेगेटिव रिपोर्ट फॉरवर्ड की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और रिक्वेस्ट की थी कि जो भी पावर्स इंडियंस को दी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919 उसको वापस ले लिया जाए। तो जिसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च और काफी प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में। सो इन सबको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडियन को उनको थोड़ा शांत किया जाए। इसलिए उन्होंने एक नया यू नो रूल निकाला, या फिर यू कैन से कि एक नया तरीका निकाला इंडिया को शांत करने का। उन्होंने ये बोला कि हम साइमन कमीशन की रिपोर्ट को नहीं रेफर कर रहे हैं और उसको कोई भी हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। जो भी डिसीजन लिया जाएगा इंडियंस के लिए और फ्यूचर ऑफ जो इंडिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो हम लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में, और जिसको फ्रेम किया जाएगा बेस्ड ऑन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे गांधी जी को भी इनवाइट किया गया था, ताकि इंडियंस आए लंदन में, वहां बैठे एंड अपने लिए खुद रूल्स बनाए, और फिर उसको जो ब्रिटिशर्स है वो उसको सम अप करेंगे, उसको पिवटेड करेंगे और एक फ्रेमवर्क देंगे। सो दैट्स वाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है ये बहुत लेंथी है, क्योंकि सब लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था उस टाइम। गांधी जी बैकआउट कर गए थे बिकॉज ऑफ सम कम्युनल हार्मनी इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट उन्होंने अटेंड नहीं की थी एंड थर्ड में वो गए नहीं थे। सो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अभी जो हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी कई फीचर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ही लिए गए हैं। सो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है ये सेकंड माइलस्टोन है जहाँ पे इंडिया को कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने की बात कही गई है। ये जो है एक काफ़ी डिटेल्ड और लेंथी डॉक्यूमेंट है जिसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स है, एंड यही आगे चल के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव भी रखते हैं। ये 1935 में इसको फॉर्मुलेट किया गया था और 37 में ये इनेक्टेड हुआ था। एंड आयरनी इज कि विद इन 2 years, जिसको बनाने में ही 5 साल लग गए थे, उसको 2 साल में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इसके फीचर्स क्या थे? फीचर्स ये थे कि यहाँ स्टैब्लिश किया गया ऑल इंडिया फेडरेशन लाइक सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट, जिसमें प्रोविंसेस भी रहेंगे और प्रिंसली स्टेट्स भी रहेंगे एज अ यूनिट ऑफ द फेडरेशन, बट द फेडरेशन नेवर कम इन टू एग्जिस्टेंस एज द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट जॉइन इट। नाउ इन्होंने क्या कोशिश की कि कंप्लीट इंडिया को एक सिंगल पार्ट बना दिया जाए, जिसमें अलग अलग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रहेंगी, प्रोविंसेस रहेंगे, और जहाँ पे अभी भी राजा महाराजा है, प्रिंसली स्टेट्स है, उनको भी एकजुट करके एक कंप्लीट इंडियन फेडरेशन बनाई जाए, और इस कंप्लीट इंडियन फेडरेशन को एक पर्सन रूल करेगा। बट ये ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी भी वो एग्री नहीं हुए और ज्वाइन करने के लिए इंडियन फेडरेशन को, बिकॉज दे नो कि अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो दे विल बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं जो उनके राजा महाराजाओं का जो दबदबा था और जो उनकी लग्जरीज थी वो चले जाएंगी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया उनकी पावर्स को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर। और जैसा पहले एक्ट में हुआ था 1919 में, वैसे यहाँ पे भी थ्री लिस्ट्स बनाई गई। फेडरल लिस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर नियम एंड कानून बनाएंगे, एंड द लास्ट कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों फेडरल मीन सेंट्रल भी और प्रोविंशियल भी दोनों काम करेंगे। एंड कुछ रेसिडरी पावर्स थी जो कि वॉइस रॉय को दी गई थी, एंड सेम अभी भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको फॉलो किया जाता है। देयर इज अ स्टेट लिस्ट, देयर इज अ यूनियन लिस्ट एंड अ कंकरेंट लिस्ट एंड द रेसिडरी पावर विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इसने क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में कि जो डायरकी पिछले एक्ट में पास की गई थी 1919 में, उसको एबॉलिश किया गया, एंड इन्होंने एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। लाइक अभी क्या था कि बाइफिकेट किया गया था कि कुछ पावर्स है जो सेंट्रल पावर सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास रहेगी, कुछ पावर है जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास रहेंगी। बट अब इन्होंने जो है
rather than giving them some power, complete autonomy दे दी, complete independence दे दिया provincial legislature को कि वो अपने लिए खुद कानून बनाए and खुद अपने हिसाब से administration करे, right? And इस act में जो provincials थे वहाँ पे governors नाम की बॉडी को भी स्टैब्लिश किया गया, जो कि मिनिस्टर्स की एडवाइस पे बनाए जाते थे, जस्ट लाइक टुडेज गवर्नमेंट. सो बाइकैमलिज्म तो पिछले ही एक्ट में पास कर दिया गया था, लेकिन अब जो है एक्चुअल में ऑन ग्राउंड बाइकैमलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया. और जो 11 प्रोविंसेस थे, 11 में से 6 प्रोविंसेस में जो है बाइकैमलिज्म लाया गया, जहाँ पे हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हुआ करता था और सेंट्रल लेजिस्लेचर हुआ करता था. सो जो बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, इनको बाइक्रिमिनल लेजिस्लेचर बनाया गया. रीजन यही था कि पॉपुलेशन इनकी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी यहाँ काफ़ी ये फ्लरिश हो गया था एरिया, एंड काफ़ी एजुकेशनल भी अपग्रेड हो गया था ये एरिया. सो दैट्स वाई यहाँ पे रूल करना उतना ही डिफिकल्ट होता था एडमिनिस्ट्रेशन को करना. सो दैट्स वाई यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया. बाकी जो जगह थी वहाँ पे अभी भी जो है यूनिकैमरलिज्म था. नाउ ब्रिटिशर्स चाहते तो थे कि वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया को दे, बट दे ऑल्सो वांट कि इतना इजी ना रहे, राइट? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में चाहते थे कि इंडिया कहीं ना कहीं इंग्लैंड पे निर्भर रहे. सो इसलिए इन्होंने जो है, जो हम अपना कम्युनल वाला जो स्पाइस था वो अभी तक रखा, और उसको एक्सटेंड कर दिया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे वुमेन्स को, डिप्रेस क्लासेस को, लेबर्स को, राइट? सो ताकि इससे इन फ्यूचर जो गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने वो काफ़ी अनस्टेबल रहे, काफ़ी अनस्टेबिलिटी रहे इंडिया में, और दे कैन इजिली abolish the democratic government of India. So ये भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में था. So that's why वो अनस्टेबल गवर्नमेंट बनाने का काफ़ी ट्राई कर रहे थे. एंड लाइक अभी तक जो वोटिंग पावर्स थी वो लिमिटेड पर्सन्स को दी गई थी, बेसिस ऑफ टैक्स एंड प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन. सो नाउ इन्होंने जो फ्रेंचाइजी थी वो काफ़ी एक्सटेंड कर दी, और 10% जो अभी टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है उनको राइट टू वोट दिया गया. ये 10% भी काफ़ी है उस टाइम के हिसाब से, बिकॉज इससे पहले तो इवन मेयरली अराउंड 1% पॉपुलेशन ही वोट दे रही थी. एंड इसी 1935 में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी स्टैब्लिश किया गया, एंड उसको कंट्रोल दिया गया करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री. एंड यहीं पे हमारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी स्टैब्लिश किया गया, एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको बाद में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाता है, एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट? एंड लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिससे हमें फाइनली इंडिपेंडेंस मिली. सो ये हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे. मीनवाइल आप पिछली स्लाइड्स को गो थ्रू कीजिए, एंड अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये सारी पीपीटी एंड स्लाइड्स मैं वहाँ शेयर कर दूँ, एंड आप रिविजन्स के लिए इन स्लाइड्स को गो थ्रू कीजिए. मीनवाइल आप रिवीजन कीजिए, कोई भी डाउट होता है या कुछ भी कंसर्न होता है आप प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में, एंड विल ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट as soon as possible. Thank you so much for watching this series, and if you really like the content, if you really like the efforts, please subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye.